25 फरवरी के दिन पेपर है और डर लग रहा है कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सही जगह पर आए हो। ठीक है, यहाँ चैनल आपकी प्रॉपर तैयारी कराता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष ये पेपर आपको, ठीक है, काफ़ी मददगार साबित होगा। यहाँ से देखिए इस तरह के मैं क्वेश्चन पेपर और भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि प्रॉपर ढंग से आप तैयारी करोगे ना तो 80 से आपको समझ सकते हैं, यहाँ पर 75 से 80 नंबर पक्का है, बिल्कुल पक्का, 100% आपका पक्का आने वाला है। लेकिन ध्यान से और सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत हिंदी कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो उमा शंकर जोशी ने। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? देखिए बेटा, स्थायी जो भाव है ना, स्थायी भाव वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, यानी कि ये सोए हुए रहते हैं। इनको जगाने का काम कौन करता है? तो संचारी भाव जो होते हैं वो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं, ध्यान रखना है। उत्पीड़ित, उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है? उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। ढाक के वही 3 पात का अर्थ होता है सदा एक सा होना, सदा एक सा होना। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? समाज पोषित। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हमारा यहाँ पर संवाददाता, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन है ना वो बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट। चलिए अब है रिक्त स्थान, 6 रिक्त स्थान आएंगे। बिना मुरझाए महकने के माने डेडेडेस क्या जाने? आपको पता है फूल क्या जाने, कविता क्या जाने कि मानव क्या जाने? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा मानव क्या जाने। रीतिकाल का, रीतिकाल जो है उसका एक और अन्य नाम जो है वो क्या है? रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है भैया? तो वो है आपका श्रृंगार काल, यानी श्रृंगार काल को ही रीतिकाल कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो गया। जो काव्य में जोश, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करते हैं उन्हें अपन ओज गुण कहते हैं। जोश यानी कि ओज। पहलवान की जो ढोलक है वो पाठ की विधा क्या है? कहानी है, ये व्यंग है, नाटक है, तो कहानी आपका राइट रहेगा। आप विश्वास मानिए बेटा, इसमें से आपको 75% क्वेश्चन पूरे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ये असली है नकली है, वो तुम्हारे हिसाब से देख लो, सिंपल पेपर में कराऊंगा। पर हाँ, यदि आप अच्छे से वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बच्चों की तरह, ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, इन बच्चों की तरह मैं प्रॉपर आपकी तैयारी करा रहा हूँ, गाइडेंस कर रहा हूँ। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप मेरा साथ दोगे तो पक्का मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा ना कि बिल्कुल एग्जाम में पेपर में हुबहू नज़र आएगी। ठीक है, पर अब आपका सपोर्ट क्या चाहिए? ये सपोर्ट चाहिए कि आप धैर्य से, शांति से मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को प्रॉपर ढंग से तैयार करिएगा, याद भी करिएगा। मैं रास्ता बताने वाला हूँ, चलो ना चलो वो तुम्हारा मन है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बता देना है कि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मैं आपको 5 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा इसी तरह के, ठीक है, कर लेना। और जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना, है ना। वाक्य, वाक्य शब्द समूह है, वाक्य जो है शब्द समूह है, सार्थक शब्द समूह है। क्या है? सार्थक शब्द समूह। तो यहाँ पर जाएगा सार्थक, हो गया। वाक्य में हो गया, तो ये तो सोदल गेगर भाषा के शिक्षक थे, तो मराठी पढ़ाते थे, वो मराठी भाषा के शिक्षक थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आपका सत्य और असत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला है क्या? तो ये आपका हो जाएगा सत्य। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी आपका। तीसरा जो है शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते, ये भी आपका राइट रहने वाला है बेटा। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो अलग अलग ही तो है ये भी आपका राइट हो गया, सत्य हो गया है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, जूझ कहानी है जो गोदान और उपन्यास का अंश नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि अंश है ये।
समाचार लेखन जो है 7 प्रकार के होते हैं, सत्य बात है। ये हो गए आपके सत्य और असत्य। अब है अगला सही जोड़ी। रुबाइया, रुबाइया कहा जाएगा फिराक गोरखपुरी। खंड काव्य, देखिए पंचवटी, सुदामा चरित्र, ये क्या है? खंड काव्य। ये एक प्रश्न हमेशा ही आता है, खंड काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य में 2 नाम रटे रटाए रखे, रामचरितमानस और कामयानी, ठीक है। साकेत भी पूछ लेता है। ये सब क्या है? ये है महाकाव्य। और आपका जो पंचवटी है और सुदामा चरित्र है, ये क्या है आपका? खंड काव्य है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये दूसरा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, मेरी जो कल्पना है उसका आदर्श समाज का रचनाकार हो गया आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चौथा है रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, ध्यान रखना है, रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं ना, वो 8 नहीं 3 प्रकार के होते हैं। गलत बोलते मैंने एकदम से, ये 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर, ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये ना, अर्थ के आधार, दोनों में से एक आएगा। 3 और 8 मतलब अर्थ के ठीक है। अब अगला है आपका अतीत के में दबे पांव, अतीत में दबे पांव। ये 5वां जो है इसका आपका ओम थानवी है, इनके लेखक, ठीक है। समाचार माध्यम रेडियो का आपका श्रव्य माध्यम है, ये यहाँ से छटा हो गया है। और उर्दू फारसी छंद का मिलान करना है आपको रुबाइया से। हो गया भैया इतना चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं और अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आए? जो सुनहरे सूरज के सामने आए। जैसे प्रकाश की किरण फूटती है ना सुबह से, तो बिना डरे आए सामने। तो ये बता रहा है वो। तो पहला मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। क्या लिखेंगे अपन? बढ़िया से देखो यार, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप करना, बिल्कुल करना है, करके तैयार करके जाइएगा। बाकी मेहनत करिए, मेहनत में कमी मत रखिए। जो बच्चा मेहनत करेगा सफलता शोर मचाएगी मचाएगी। सुनहरे सूरज के सामने। अब मैं नाचियो बहुत, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में, गोपाल अब मैं नाचियो बहुत में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका ठीक है अद्भुत रस है, अवधूत रस बोल सकते हैं यहाँ, अद्भुत। गुड़ धानी का क्या अर्थ है? गुड़ धानी का अर्थ है, ये बेटा एक बार सर्च कर लेना, ये थोड़ा सा डाउट है ना, ये कर लेना है ना, अद्भुत वाला। गुड़ धानी का क्या अर्थ है? गुड़ धानी का मतलब है गन्ना और अनाज। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। ये आ गया आपका चौथे नंबर का, लिख देता हूं मैं, बौद्ध धर्म के, ठीक है। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तकनीकी शब्द जो है ना, उसका दूसरा नाम है परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? सिंधु सभ्यता में जो ईंटें बनी थी उसका अनुपात क्या था? 4:2:1। बाइट क्या है? बाइट का मतलब होता है कि कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की इकाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कंप्यूटर स्टोरेज ये स्टोरेज है ना, गलती से लिखा गया, स्टोरेज को मापने की एक इकाई रहेगा। कंप्यूटर स्टोरेज मापने की एक इकाई है। पतंग के साथ साथ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? देखो यहाँ से मैं आपको इसका सॉल्यूशन साथ में प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी एप्लीकेशन पे जो बच्चे जुड़े हैं उनको मैंने पहले से ऑलरेडी प्राप्त करवा दिया है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें और चाहिए आपको कि नहीं जो हमें अच्छा टॉपर बनाएं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर खुल के नहीं बता पाऊँगा, समझ आएंगे आप। एप्लीकेशन पे जुड़ी बेटा है ना, एप्लीकेशन पे जो बच्चा जुड़ेगा ना प्रॉपर ढंग से,
तैयारी वहाँ पे भी करा रहा हूँ, यहाँ भी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया सेट है। देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। हो गया, इतना कंप्लीट कर लोगे, बहुत ही सिंपल और याद है आपको, ऐसा नहीं कि याद नहीं है तो याद कर लो। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है ये कि ये देखिए बरतने हैं ना, ये यहाँ पे है सही, कभी थोड़ा सा बोल के बनाया है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक है, भरतने नहीं है, बरतने तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, डरने की जरूरत नहीं है ना। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है कि भाषा का इस्तेमाल सही और सरल तरीके से करना चाहिए। सही और सरल तरीके से करना चाहिए। भाषा का इस्तेमाल करते समय हमें सोच विचार करके ही सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हो गया। अगला है हमारा, देखिए रीतिकाल की विशेषता। देखिए क्वेश्चन पेपर के ही सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। रीतिकाल की कोई 2 विशेषता है, ठीक है। तो रीतिकाल की 2 विशेषताओं के अंतर्गत आपको लिखना है बाबू कि संसारिक सुख की प्रधानता, कवियों का राज्य पर आश्रित होना, ब्रज भाषा में काव्य रचना। कितना सिंपल है, कोई भी 2 करके चले जाना। अब देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, सबसे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो भक्ति काल में क्या हो गए हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। कोई भी 4 नाम की जगह पर 2 नाम जो याद आ जाए वो रट देना। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज के कल्याण के लिए रचनाएं लिखी, साहित्य में रचना की। अब इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, जैसे रामचरितमानस जो हमें जीवन में एक नई दिशा, हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। भक्ति काल में ईश्वर के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव देखने को मिलता है, इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस टाइप से कर सकते हैं। और यदि आप भक्ति काल की विशेषताएं पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट भी लिख दे सकते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग निम्न कारणों से कहा जाता है। नंबर 1, भक्ति काल में समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचनाएं की गई, समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचनाएं की गई। नंबर 2, इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ प्राप्त हुए। नंबर 3, ठीक है, इस काल में मतलब भक्ति काल में ईश्वर के प्रति सर्वोच्च न्यौछावर करने का भाव देखने को मिलता है। ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते भी होंगे, कोई इशू नहीं बेटा, फिर भी एक बार रिवाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन देखो, उत्तर आप भले ही आपने याद भी कर लिया, नहीं किया तो यहाँ से करो। कोशिश कर रहा हूँ यार कि आपको अच्छे नंबर दिला दूँ, और 25 फरवरी के दिन वादा करता हूँ आपको कि पेपर में आपके 75 से 80 नंबर मेरे वीडियो से ही मिलने वाले हैं। प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आज चलते चलते सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपको मेहनत करना है, ठीक है। यदि आप कोई वीडियो का टुकड़ा देख रहे हैं, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखते रहना है। और अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं होते, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि असली दूंगा नकली दूंगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा, मेरे को अनुभव हो जाता है। देखिए यार बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें फर्जी हो सकती है, पर ये बच्चों की जो परसेंटेज है ये फर्जी नहीं, वास्तविक मानिए आप, ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। और किसी के बस की बात नहीं है कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका पेपर है वो लीक कर सकें। एमपी बोर्ड में कभी पेपर लीक होता ही नहीं है। बाकी अपन फालतू बात करते हैं कि ये पेपर लीक हो गया, ये हो गया। देखिए मेरा ऑफलाइन बच्चों का रिजल्ट है, ये कोई रिजल्ट ये फेक नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेहनत करके मैंने बच्चों को मेहनत करवाई, बच्चों ने भी मेहनत की, ऐसा नहीं कि मेरा ही सब कुछ है। बाकी यहाँ पर मैं आपको सारे कंटेंट भी दे रहा हूँ, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपका सपोर्ट चाहिए यार, मेरे को सपोर्ट चाहिए। जो गलत कमेंट कर रहा ना उनका जवाब दीजिए आप, साथ ही साथ मेरा सपोर्ट ये करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, मेहनत करो, क्योंकि सही दिशा सही रास्ता उनके पास पहुंच सके, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा मैसेज गलत मैसेज नहीं कि मैं लीक पेपर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप समझदार है यार बेटा, मैं इसलिए बार बार परेशान हो गया हूँ यार, बच्चों की कमेंट का जवाब दे दे के वो फालतू की कमेंट करते रहते हैं यार। सपोर्ट करो यार, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे यार, है ना। मेरा थोड़ा सा उत्साह गिरता है बेटा, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलो यार, सारी बातें थोड़ा सा सीरियस हो गया था मैं। चलिए देखते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग गलत है वो गलत ही रहेंगे यार, आप क्या कर सकते हो उनका। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर देखिए। प्रबंध काव्य में जो काव्य का आकार होता है ना वो विस्तृत होता है, मुक्तक काव्य में आकार सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कलाक्रम होना अनिवार्य है,
इसमें कलाक्रम होना अनिवार्य नहीं है। प्रबंध काव्य के दो में पूर्वापर संबंध पाया जाता है और मुक्तक काव्य के दो में, ठीक है, पूर्वापर का अभाव होता है। ये कर सकते हैं। शब्द गुण किसे कहते हैं? दो करना है बेटा, दो है ना, प्रबंध काव्य और बाकी दूसरे आपने सॉल्यूशन कर लिए तो कोई इशू नहीं, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। शब्द गुण किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसको नीचे देख देते ना, क्योंकि ये अपना ये क्वेश्चन पूरे यही क्वेश्चन चला रहे हैं अपने ना, ये हो गया, ठीक है। तो मैं नीचे रख लेता हूँ, थोड़ा सा उसको बार बार हिल रहा है तो हो सकता है आपका थोड़ा सा सही तरीके से दिख नहीं रहा हो, यहाँ पर अपन प्रॉपर कर लेते हैं अब, ठीक है। काव्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो रस का अनुभव कराते हैं शब्द गुण कहलाते हैं, ठीक है। शब्द गुण किसे कहते हैं? काव्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो रस का अनुभव कराते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? शब्द गुण कहलाते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्वों को शब्द गुण कहा जाता है, ठीक है, जो रस का अनुभव कराते हैं। चलिए उदाहरण, देश की मिट्टी, चंदन सा बदन, ठीक है, हो गया भैया। अब वो शब्द कौन से? जैसे मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी है पर मिट्टी जैसे ही देश के साथ जुड़ी ना तो बिल्कुल देखो अलग सा अनुभव आ रहा है। चंदन सा बदन, बदन तो है, बदन कैसा हो गया? बोलो जल्दी से बोलो। चंदन सा, तो मतलब खुशबू, अपने आप ही मन को मोहित आ रहा है, काम आ रहा है। मन मयूर नाच उठा, ठीक है, ठीक है। मन मतलब मन मयूर, मयूर जैसे नाचता तो अच्छा लगता है ना, इस तरीके से। तो ये उदाहरण है इसके। चलिए भक्तिन है, ये भक्तिन के चरित्र की विशेषता है, ठीक है ना। ये थोड़ा बोल के लिखा तो मिस्टेक है, तो मैं सुधार भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी में आपके लिए बनाया है ना, उसको नज़रअंदाज करना। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देखो, भक्तिन के चरित्र की विशेषता है। भक्तिन का व्यक्तिगत साधारण था लेकिन दृढ़ता और स्वाभिमान की मिसाल थी। भक्तिन की पहली विशेषता क्या है? कि उसका व्यक्तित्व कैसा था? साधारण था, लेकिन वो स्वाभिमान की मिसाल थी, मतलब वो अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटती थी, किसी से मांगने का काम नहीं, मेहनत करके वो चीज़ें ऐसा। वहाँ निडर और संघर्षशील थी, वहाँ कैसी थी? निडर और संघर्षशील थी। वहाँ कर्मठ और परिश्रमी थी, दयालु थी। कोई से भी 3 कर लो, 2 कर लो, ठीक है। गगरी फूटी बेल पियासा का आशय क्या है? गगरी फूटी बेल पियासा, बेल ही खेती के कार्यों का मुख्य स्तंभ होते हैं। यदि बेल प्यासे रह जाएंगे तो मर जाएंगे और खेत का कार्य असंभव हो जाएगा। इतनी चीजें ठीक है, बाकी याद कर सकते हैं। अतः बेलों को प्यास को मुखरित किया गया है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला है अपना, ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ भारत का पहला शहरीकरण था। इस सभ्यता में नगर नियोजन, जल निकासी और प्रणाली, ठीक है। इस सभ्यता में ईंटों से बनी इमारतें थी और सिंधु घाटी सभ्यता कृषि और पशुपालन के मुख्य पेशा है। तो देखो यहाँ पर देखिए, पहला, तीसरा और चौथा कर लेना है, ठीक है, कर सकते हैं। अब अगला देखिए, भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से समझाना है। तो भ्रांतिमान अलंकार देखिए, यहाँ पर जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, मतलब ऐसा कि समानता दोनों ही समान लग रहे हैं, उसमें कई भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो ये उसका उदाहरण है। पहला उदाहरण ये हो गया है ना। दूसरा उदाहरण है, चंद के भरम होत मुद हे कमुदनी को, कर सकते हैं, सिंपल है, ऐसा भी उदाहरण कर लेना, और आपने भी उदाहरण कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार बताना है। तो जहां किसी वाक्य का विरोध ना होने, जहां किसी वाक्य का विरोध का आभास ना होकर केवल विरोध का आभास हो, विरोध नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। इसे विरोधी अलंकार भी कहा जाता है, याद रखना है। विरोधाभास अलंकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए गए, वहाँ एक ही लिखा है, तो ये आपको लिखना नहीं है उदाहरण। मतलब वहाँ तो जलता है पर बर्फ की तरह ठंडा है, हो गया, ये मत लिखना, ये थोड़ा सा लिखने में वहाँ पे बोल के गलत हो गया। विरोधाभास अलंकार के उदाहरण, मतलब डायरेक्टली ये उदाहरण से अपने को करना है, कर पाओगे।
चलिए हो गया इतना, मतलब ये बेटा इसको समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपका इतना गलत हो गया है ये थोड़ा सा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर इसका सर्कल भी निकाल लिया ताकि दिक्कत नहीं आएगी, अब गलती होगी जो बताता जाऊँगा। कवित्व छंद को उदाहरण सहित बताइए। देखिए कवित्व छंद है ना, यहाँ एक वार्णिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या समान होती है, ठीक है। चरण में 31 वर्ण होते हैं पूरे। कितने वर्ण होते हैं? तो ये यहाँ से देखो, इस ऑप्शन से समझ लीजिए आपके ओटी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। कवित्व छंद एक कैसा छंद है? तो वार्णिक छंद है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कितने चरण हैं? तो 4 चरण है, ठीक है। प्रत्येक चरण में कैसे वर्ण होते हैं? तो वर्ण संख्या समान होती है। कवित्व छंद में कितने वर्ण होते पूरे? तो 31 होते हैं। और इसमें किन पर यति होती है? तो ये यहाँ पर देखिए, तो ये 16 और 15 वर्षों नहीं है, वर्णों पर, ठीक है, वर्णों पर यति होती है। और प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। अब देखिए उदाहरण, देखिए कवित्व छंद का इतना सिंपल उदाहरण बताऊंगा ना, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, वास्तविक बता रहा हूँ, वास्तविक। यदि नहीं पढ़ा और अच्छा लगे तो बिल्कुल भाई साहब आप बिल्कुल एक बार तो इसके लिए वीडियो शेयर करना ही है, लाइक करना और बता देना कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगा ये कवित्व छंद का उदाहरण, कमेंट करना आपके लिए विशेष। देखो, आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने आज देखो घर द्वार हो गए। क्या बोल रहा है कि आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने देखो घर द्वार आज हो गए। हंसना हंसाना और रूठना मनाना भूले, कुनबे के दूर दूर परिवार हो गए। यानी क्या कह रहा है, जो पहले के ज़माने में आंगन में चिड़िया आती थी, बचपन में देखा बचपन में आप कोई बच्चा गांव का होगा ना, तो उसे तो इतना, देखिए जो कुछ बचपन की यादें ना इतनी मनमोहक होती है। मेरे जो बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मिट्टी का ओटला रहता था गांव में, बोलते अपन ओटला, उसके ऊपर बिल्कुल सुबह से अपन दाने पटकते थे और चिड़िया आती थी। अभी भी अपने पास गाँव का ही हूँ, रहने वाला हूँ, तो इसलिए अभी भी थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ आएगी आपको चिड़ियों की। देखिए थोड़ा 1 सेकंड में बंद होता हूँ, ठीक है। ये गुड़ी चिड़िया अपने सुबह से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये चिड़ियों की आवाज़ है बेटा, बहुत अच्छा लगता है ना। तो आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने आज देखो घर द्वार हो गए। जो पुराने जमाने के घर थे आज सुने सुने हो गए है ना, बेटा अलग चला गया है, बाप माता पिता अलग रह रहे, डोकरा डोकरी अलग रह रहे हैं, ठीक है। हंसना हंसाना और रूठना मनाना भूले, कुनबे के दूर दूर परिवार हो गए। हंसना हंसाना तो भूल ही गए, एक साथ जो रात को भाई साहब उससे बोलते ठंड में अपन तापना बालते नहीं, उसमें सब आग लगा के सारे आसपास बैठते, वो सब चीज़ बंद हो गया धीरे धीरे। कुनबे के दूर, कुनबे मतलब कुलबा मतलब अपना परिवार जो था ना, परिवार के सगे संबंधी जो थे वो दूर दूर घर बांध लिए सबने खेतों पर, ठीक है। कैसी ये पढ़ाई आज पीढ़िया ये कर गई, देखो कैसी ये पढ़ाई आज पीढ़िया ये कर गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए। यानी कि कैसी पढ़ाई कर लिया आज पीढ़ियों ने कि बाप से बेटे के अलग विचार हो गए, बाप अलग चला तो बेटा है आँख का अंगारा मुत्ता बेटा, तो ठीक है। रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़िये के फेर में, ये बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। मतलब जो मजबूत थी, जो संस्कार थे, नाक थी, नाक का मतलब ये नहीं कि अपनी ये नौस की बात कर रहा हूँ, जो मान सम्मान था उनको सबको ताक पर रख रहे। देख रहे कई वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए भाई साहब घर की इज्जत होती है लड़कियाँ, ठीक है, और वो ही नंगे नाच करती है आजकल सोशल मीडिया ऊपर, और ऐसे ऐसे वीडियो डालती है। थोड़ा सा आप समझदार हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी छोटी बहनों की तरह सबको समझता हूँ, ऐसा मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर आप थोड़ा सा देखिए, इससे ये सच्चे ही बताइए इसमें, ठीक है। तो ये कवित्व छंद का उदाहरण है। यदि आपको पसंद आया तो ज़रूर एक बार, ठीक है बेटा, बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना ना। और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है यार, जो लोग मेरे लिए गलत कमेंट कर रहे हैं ना, उनको जवाब आप ही दे सकते हैं। मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, विशेष मेहनत करता हूँ, सपोर्ट सकते जाइए, ठीक है। हमारा भी सपना है यार कि हमें भी थोड़ा सा बच्चे, ठीक है, टॉपर बने, हमारे द्वारा जो बच्चे हैं वो अच्छी दिशाओं पर जाए, अच्छी जगह पर कार्य करे, यही उद्देश्य है। सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। वीडियो को जरूर शेयर करना, अभी भी नहीं किया, देखना कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे इसको देख रहे हैं, वीडियो को अभी तक नहीं पहुँचाया, अभी तक भी, सीरियस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है, सबको पता है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का टुकड़ा। लोकोक्ति जो होती है पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, ये तो सबको आता भी है। इसका आकार बड़ा होता है, कोई से भी 2-3 करके चले जाना है। ये हो गया, इतना छोटा कर देता हूँ।
कोई इशू तो नहीं है ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम। चलिए अगला देखते हैं, करुण रस और वात्सल्य रस को उदाहरण सहित समझाइए। करुण रस जहां पर शोक हो, पीड़ा हो, है ठीक है, ठीक है भैया, तो बिछड़ जाने से, यहां पर देखिए ये बीदड़ नहीं है, बिछड़ है, बिछड़, बिछड़, ये बोल बोल के लिखा है ना, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधार भी कर रहा हूँ। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने से जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको या उनकी है, जरा याद करो रे कुर्बानी। ये हो गया इसका एक उदाहरण में आपको, सटीक उदाहरण, एक और सरल उदाहरण है, मतलब ये भी सही है। एक उदाहरण और है जो मेरा खास है, जब कृष्ण भगवान से सुदामा जी मिलने आए थे ना, तो वहाँ पे कृष्ण भगवान ने जब सुदामा के पैर धोए थे तो अपने आप आंसू निकलने आ रहे थे, आंसू निकल आ रहे, देखा होता है सबने टीवी में, जानते हैं तो चीज़ें। तो एक उदाहरण, इसका सरल उदाहरण क्या है कि पानी पराती को हाथे छुयो नहीं, पानी पराती को हाथे छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, अरे देखे सुदामा की दीन दशा, क्या देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। आया समझ में कि पानी पराती को हाथे छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, ठीक है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। कर सकते हैं आराम से, ये आप कर लेना। वात्सल्य, वात्सल्य है रस का सबसे परिभाषा सरल है, ये परिभाषा थोड़ा सा कठिन लगे तो दूसरी कर सकते हैं कि जहाँ पर ऐसा अनुभव हो कि यहाँ पर अपने माता जो है अपने बच्चों को जो प्रेम करती है, लाड़ प्यार करती है, या पिता अपनी पुत्री से, पुत्र से लाड़ प्यार करता है, वो जो पिता पुत्र का संबंध होता है प्रेम का, या माता अपने बेटे को लाड़ प्यार करती है, जैसे कृष्ण भगवान और यशोदा मैया, तो ये वो करती है। तो जहाँ पर जो वात्सल नामक भाव उत्पन्न होता है, ममता से संबंधित जो भाव उत्पन्न होता है, उसे अपन वात्सल्य रस कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, कोई सुनिए तो आप उस परिभाषा कर सकता बच्चा और कोई। उदाहरण है, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पर के, बरबस मुख लपटाओ, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दूसरा एक और उदाहरण, ये नंबर 1 वाला है, इसकी 2 लाइन है, और दूसरे की केवल एक लाइन है, ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कर सकते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण इसका एक और है, वो अपन याद भी क्या होगा कि मैया मेरी कभी बढ़ेगी चोटी, ठीक है, ये सब ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। शुद्ध करना है आपको, सब उसका सब काम गलत होता है, उसके सब काम गलत होते हैं। अशुद्ध वाक्य है यहाँ पर, चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होगा, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, हो गया इतना। निर्देशा अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना है, स्नान करो और विद्यालय जाओ, ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने लिखा नहीं है, ये आज्ञावाचक करो इसको, तो स्नान करके विद्यालय जाओ। सत्य की सदा विजय होती है, तो सत्य की सदा विजय हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कौन सा था, वो ऐसा मैं बता देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं उसमें, ये था वो क्वेश्चन, ये सरल वाक्य शुरू का, और दूसरा आज्ञावाचक, गलत मैंने बोल दिया, शुरू का सरल वाक्य। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बेटा ध्यान से, कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन ने इसको बड़ा कर लिया ना, इस कारण से वो दिक्कत दे रहा है, ये अपन ने रख दिया यहाँ पर। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा ताना इनका, कौआ मोती खाए। देखो राजभाषा, यहाँ पर देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है, ये है ना। राज्यभाषा भी कैसे, इसको राजभाषा या राज्यभाषा दो एक ही है। देखिए राजभाषा ज़्यादातर किसी सीमित राज्य तक ही उपयोग की जाती है, राष्ट्रभाषा किसी भी देश में सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाली भाषा है। किसी भी देश में राज्य भाषा एक से अधिक हो सकती है, हर एक राज्य की अलग अलग भाषा होती है, कई राज्यों में 2 भाषा होती है, ठीक है।
और किसी भी देश में ये इधर राज्य से सीमित है, इसका काम देश में है, और ये इसमें एक से अधिक भाषा हो सकती है, इसमें केवल एक ही भाषा होती है। सिंपल है, कर पाओगे। छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देखो जीवनी जो होती है ना वो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। आत्मकथा जो होती है स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, अब जब दूसरा लिखेगा तो भाई साहब दूसरों के ही गुण दोष को बताएगा। जब दूसरा लिखेगा दूसरे को, स्वयं लिखेगा तो स्वयं के गुण दोष को बताएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब भाई साहब दूसरे के बारे में लिख रहे हैं तो भाई साहब अपने विचार बता सकते क्या? ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना पड़ता फिर, क्योंकि इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाएगा। तो 3 पॉइंट एक ही पॉइंट से बन गए यदि दिमाग लगाओगे तो। ये दूसरों के द्वारा लिखी जाएगी। अब जब दूसरों के द्वारा लिखी जाएगी तो दूसरों के गुण और दोष को बताएंगे, और दूसरों के गुण दोष को बताए तो फिर अपनी नहीं हाँकनी पड़ेगी, यानी अपनी तरफ से विचारों को नहीं बताता लेखक। ये 3 पॉइंट हो गए। इधर का आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाएगी तो स्वयं के ही गुण दोष को बताएगा और स्वयं के विचारों को ही दर्शाएगा, कोई गांव वाले को थोड़ी लेके आएगा या कोई शहर वाले को। ठीक है, ये हो सकता है आपका पॉइंट, मैंने कर दिया, कर पाओगे। अब अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भाषा साफ और सरल होनी चाहिए। भाषा कैसे होनी चाहिए? साफ और सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए। लेखन में जगह यानी स्पेस का ध्यान रखना चाहिए। समाचार देखने में मुख्यतः किन 6 सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाती है? ये कर लोगे आराम से। क्या क्या जवाब है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसको, कौन, कब, क्यों, कैसे। ये 6 वाक्य की बात चल रही है। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है ना जो काव्यांश वाला है, तो इसका आपको देख सकते हैं। निज भाषा उन्नति अहे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक तो हो गया था। जीवनी आत्मकथा तक भी ये भी हो गया, मुद्रित भी कर दिया मैंने। मुद्रित के बाद में ये भी हो चुका है अभी। और अब आ गया यहाँ पर, देखिए इसको आपको बढ़िया से एक बार पढ़ लेना है। ये तो सिंपल है, इसी में आंसर छिपे रहते हैं, इसके लिए है ना। हो गया। इसी के नीचे वाला जो रहेगा अपठित गद्यांश रहेगा, तो ये अपठित गद्यांश हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब है अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, और क्वेश्चन नंबर उसके अथवा वाला है तुलसीदास का। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय हो गया, पढ़ सकते हैं। वैसे याद किया है सभी बच्चों ने। भाव पक्ष हो गया है, कला पक्ष हो गया और साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है, एक आधी जगह तो थोड़ा पढ़ने में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाए तो उसको इशू करना मत, क्योंकि कारण क्या हो रहा है बेटा कि अपन ने इनको लिखित रूप से बनाया है तो बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए ना, जैसे अपन बोलते हैं अलग नहीं, वो सर पकड़ लेता अलग शब्द, तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको आप कर सकते। बाकी इतना ज़्यादा नहीं है, एक आधे अक्षर की कहीं ना कहीं मिस्टेक रहती है तो पढ़ने में भी महसूस हो जाता है, उसको थोड़ा सा देख लेना आप। जल्दी जल्दी किया यार, समय कम था ना इसलिए। बाकी अब अगले वीडियो के अगले पेपर के लिए मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर वो मेरी जवाबदारी है। ठीक है, इस चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, है ना। ये देख सकते हैं, ये तो लेखक परिचय हो गया जयेंद्र कुमार का, ये तुलसीदास का ऊपर वाले का रह गया था। रामचरितमानस जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये कवितावली है, ये मिस्टेक होगी बोलने में। ठीक है, गीतावली, जानकी मंगल, दोहावली, हनुमान भाव की, ये सत्य है, मतलब सही है। भाव पक्षी तुलसीदास जी को भाव जगत का सम्राट कहा जाता है। आपकी भावनाओं में धार्मिक एवं सामाजिक भावों का सागर लहराता है। कला पक्ष में हो जाएगा, तुलसीदास जी अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में दोहा आदि, छंद आदि का प्रयोग होता है। साहित्य में स्थान हो गया है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका लेखक परिचय है। अब अगला देखिए, यहाँ पर है इंटरनेट पर भाई बहन के उपयोग के मध्य होने वाले संवाद को बताना है। ठीक है भैया, तो ये संवाद तो हो गया, इतना कहीं भी लिख सकते हैं। संवाद में क्या, संवाद तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, संवाद तो करते थे बच्चे। अब देखिए, भाव पल्लवन करना, ईश्वर किसी विशेष धर्म और जाति का नहीं होता। ठीक है भैया। इसी के नीचे वाला जो क्वेश्चन है, देखिए आत्म परिचय से लिया गया है आपका, है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें। ये है जीवन जितनी बार मिले, योग्य ना। यहाँ पर मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये आपको याद होगा, पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये हो गया संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। उसी के नीचे है कविता के बहाने चिड़िया के माने। देखो ध्यान से देखो, आ रहा है। ठीक है, ये करके जाना है आपको।
इसके बाद में हो गया आपका संदर्भ प्रश्न व्याख्या के लिए विधवा वाला सास का। ये पेशा पावर तो करके ही जाना है, ये पेशा पावर हो गया। ये अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पुस्तिका की के मूल्यांकन के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। तो ये उत्तर पुस्तिका का पूर्व मूल्यांकन करिए, तो याद भी है, खाली क्वेश्चन देखने हैं यहाँ से। रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर एक उसमें देखिए अथवा वाला है, तो ये देखिए शादी के लिए आमंत्रित करना है। और यदि हम बात करें निबंध की, तो निबंध में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को करके जाना है। ये हो गया इतना, ये तो आप कर सकते हैं, मतलब इसे का निबंध कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। कंप्यूटर में जीवन की आवश्यकता, ये हो गया दूसरा, ठीक है। इसके बाद में ये जाएगा विद्यार्थी जीवन अनुशासन हो गया। चौथा है वृक्षारोपण मतलब पर्यावरण समस्या, और अंत में नारी का स्थान। देखो अब इनमें से कितने कितने आपको करके जाने वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। केवल और केवल आपको निबंध में राष्ट्रीय एकता और अखंडता करना है। कंप्यूटर एक मानव मस्तिष्क करना है, कंप्यूटर एक मानव मस्तिष्क। और तीसरा करके जाना है भारतीय समाज में नारी का स्थान। 3 राष्ट्रीय एकता अखंडता, कंप्यूटर और भारतीय समाज में नारी का स्थान। नारी तो नारायणी, ये सब आया नारी के नाम से आए, मतलब समझ जाना कि वही है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो था 1 दे दिया है, इसके अलावा मैं सेट बी भी दूंगा, CDE। बस 5 क्वेश्चन पेपर कर लोगे ना, ठीक है, उससे पेपर आउट जाएगा ही नहीं। अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं और अंत तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको भरोसा है मुझ पर। बाकी बहुत सारे बच्चे इसको वीडियो को छोड़ के कभी के जा चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं उन बच्चों के लिए मेहनत करता हूं जो अंत तक जुड़ा रहता, तो विश्वास करिए आपको ऐसे कंटेंट दे रहा हूं। अंत में यही कहूँगा कि अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। क्योंकि NCERT जो कोचिंग है एकमात्र ऐसा चैनल है कि जो आपको, ठीक है, अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। और एप्लीकेशन में आप ऐड हो जाइए, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, बस ज़्यादा खुल के नहीं कह सकते यार, थोड़ा सा आप समझो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।